हेलो एवरीवन, वेलकम। तो फाइनली प्रीलिम्स 2024 के पेपर्स हो चुके हैं। जिन्होंने पेपर दिए हैं उन्होंने आंसर की तो अब तक देख ही ली होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। एंड जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, टेक योर लर्निंग्स एंड एम्बार्क ऑन योर सेकेंड जर्नी टू क्लियर योर एग्ज़ाम एंड टू अचीव योर गोल। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो हमें कमेंट करके बताइए कि उन्हें इस साल का पेपर कैसा लगा, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट या इजी। अगर पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल का पेपर देखा जाए तो काफ़ी इजी रहा। पेयरिंग वाले क्वेश्चंस जिन्होंने पिछले साल इतना हैवॉक मचाया था वो इस साल कम देखने को मिले। सो आई थिंक पेपर वाज मॉडरेट। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जो प्रिपरेशन करते हैं आप इतना समझ सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखना इज़ नॉट सफिशिएंट। इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर करके रखे हैं तो आप उनके डायरेक्टली आंसर्स गेस कर सकते थे। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आए हैं और क्वेश्चन से हम जितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके नाम दिए गए हैं और उनके जो लीडर हैं उनके नाम दिए गए हैं और आपको सही पेयर मैच करने हैं। फर्स्ट पार्टी है भारतीय जनसंघ। इसके लीडर क्वेश्चन में हमें दिए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सेकंड पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। इसके लीडर हमें दे के रखे सी राजगोपालाचारी। थर्ड पार्टी है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इसके लीडर हैं जगजीवन राम। और फोर्थ पार्टी है स्वतंत्रता पार्टी और इसके लीडर दे के रखे हैं आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें से हमें सही पेयर मैच करके आंसर फाइंड आउट करना है। पहली पार्टी हमें दे के रखी थी भारतीय जनसंघ। ये पार्टी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म की थी और ये पार्टी 1951 से 1977 तक रही। भारतीय जनसंघ एक बहुत ही नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी थी और इनका स्लोगन ही था वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। इनका मानना था कि कंट्री इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न बन सकती है। सेकेंड पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी 1934 में फॉर्म हुई थी। ये पार्टी जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे उन्होंने फॉर्म की थी। थर्ड पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है। ये पार्टी जगजीवन राम के द्वारा 1977 में फॉर्म की गई थी। जगजीवन राम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। इन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग से एक पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने कांग्रेस इमरजेंसी के टाइम पे उस टाइम की जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी, उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। फोर्थ पार्टी हमारी है स्वतंत्रता पार्टी। ये पार्टी सी राजगोपालाचारी ने फॉर्म करी थी। ये 1959 से 1974 तक रही। सी राजगोपालाचारी एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करते थे और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चाहते थे। लेकिन नेहरू जी जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और स्टेट लेड मॉडल ऑफ पॉलिटी चाहते थे और इसी के चलते दोनों में के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनकी वजह से ये सी राजगोपालाचारी ने एक अलग पार्टी फॉर्म करी आईएनसी से हटके। तो हमने देखा कि भारतीय जनसंघ के लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म हुई थी, इसके लीडर थे जगजीवन राम। और स्वतंत्रता पार्टी इसके फाउंडर थे श्री राजगोपालाचारी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था। प्रोविजनल प्रेसिडेंट होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट। हमारे ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी टी कृष्णाचारी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए बनाया गया था। इसको कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे फॉर्म किया गया था। इसके फॉर्म होने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बने। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं। ये 1950 से लेकर 1962 तक प्रेसिडेंट रहे। इसी के साथ में इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा आंसर हो जाता है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थर्ड क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड है। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो भी एक्ट्स थे उनसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और जिन्हें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड समझ के सही है या गलत ये पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसिली स्टेट्स के यूनियन से। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ही रखा गया था। तो हम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स या प्रोविजंस जान लेते हैं। इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश करने का प्रोविज़न था। इसके अंडर में जो पावर थी वो सेंटर और उसके यूनिट्स के बीच में डिवाइड थी। इसने 3 लिस्ट क्रिएट करके जो पावर है वो सेंटर और यूनिट्स में डिवाइड करी थी। वो 3 लिस्ट हैं। फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर की पावर्स को डिमार्केट करती थी। सेकंड लिस्ट थी प्रोविंशियल लिस्ट जो कि प्रोविंसेस की पावर को डिमार्केट करती थी। और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट जिन पर दोनों ही अपनी पावर बना सकते थे। रेजिडरी पावर जो थी जो कि इन तीनों में कहीं भी फॉल नहीं करती थी वो वॉइसरॉय के अंडर में रखी गई। हालांकि ये फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया क्योंकि प्रिंसिली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया। सेकंड प्रोविज़न इसमें था कि इसने प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश किया था। थर्ड प्रोविज़न इस एक्ट में था कि इसने 11 जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उसमें उनमें से 6 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। बाई कैमरलिज्म मतलब कि 2 हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया था और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया था। फोर्थ प्रोविज़न था इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड कर दिया था। जो डिप्रेस्ड क्लास थी यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट थी उनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन और लेबर को भी एक्सपेंड कर दिया था। फिफ्थ प्रोविज़न इसमें था कि इसने जो भी फ्रेंचाइजी यानी कि जो वोटिंग राइट्स थे उनको भी एक्सपेंड कर दिया था और अब तक 10% जो भी टोटल पॉपुलेशन थी उनके पास वोटिंग राइट्स थे। नेक्स्ट प्रोविज़न इसमें था कि इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविज़न था इंडिया की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इस एक्ट के अंडर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविज़न था। लास्ट फीचर इसका है ये, इसमें फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविज़न था। ये फेडरल कोर्ट 1937 में सेटअप हो गया था। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस में देखा कि इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न था, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ही रखा। तो इसके साथ में इसका आंसर हो जाता है आंसर ए, 1 ओनली। मॉडर्न हिस्ट्री से फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कॉर्नवालिस से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि रायतवारी सेटलमेंट के अंडर में अगर किसान की फसल ख़राब हो जाती है या फिर कोई भी नेचुरल आपदा आ जाती है और उसके चलते उसको रेवेन्यू में छूट मिल जाती थी। सेकंड स्टेटमेंट है परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में लागू किया गया था, उसके अंडर में अगर ज़मींदार रेवेन्यू पे करने में फेल होता है तो उसको उसके ज़मींदारी राइट्स से रिमूव कर दिया जा सकता है। लैंड रेवेन्यू
ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवेन्यू का सोर्स था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में 3 तरह की रिवेन्यू पॉलिसीज़ चलती थी। पहली रिवेन्यू पॉलिसी है ज़मींदारी सिस्टम, सेकंड महलवारी सिस्टम और थर्ड है रायतवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंडर में फार्मर्स को हटाकर ज़मींदार या फिर लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको ज़मीन का ओनर रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया था और फार्मर्स को उनकी ही ज़मीन पर एक टेनेंट बना दिया गया था। इसके अंडर में ज़मींदार्स को रिवेन्यू कलेक्शन का 89% गवर्नमेंट को देना पड़ता था और बाकी का वो खुद अपने पास रख सकते थे। सेकेंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी महलवारी सिस्टम। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। जो गांव का मुखिया होता था वो अपने गांव में सभी फार्मर्स से रिवेन्यू कलेक्ट करता था और इसमें जो ज़मींदार थे उनको हटा दिया गया था। इसमें एक पूरे गांव को एक महल जैसे कंसीडर किया जाता था और वहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे उनसे रेवेन्यू कलेक्शन का काम एक विलेज हेडमैन को दे दिया जाता था। इसके अंडर में रेवेन्यू फिक्स नहीं था और उसको पीरियडिकली रिवाइज कर दिया जाता था। जैसे कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जो रेवेन्यू की रेट थी उसको वो फिक्स थी। थर्ड रेवेन्यू पॉलिसी है रायतवारी सिस्टम। ये सदर्न इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई थी सर थॉमस मुनरो के अंडर में। इसके अंडर में जो भी मिडल मैन थे जैसे कि ज़मींदार या फिर लैंडलॉर्ड उनको हटा करके फार्मर्स डायरेक्टली स्टेट को रेवेन्यू पे करते थे। जो भी इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स थे या फिर फार्मर्स थे उनको राइट बोला जाता था और उनके पास उनकी फसल या ज़मीन से लेकर सारी राइट्स होते थे। तो यहाँ से हमने देखा कि रायतवारी सेटलमेंट में रेवेन्यू कलेक्शन में वेड हार्वेस्ट या फिर नेचुरल आपदा के चलते कोई भी छूट देने का प्रोविज़न नहीं था। और सेकंड स्टेटमेंट में परमानेंट सेटलमेंट में जो ज़मींदार अगर रेवेन्यू पे करने में फ़ेल हो जाते थे उनको ज़मींदारी राइट्स से रिमूव कर दिया जाता था। इसके साथ में हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो 4 क्वेश्चंस आए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।